आम लोग जब ठगी का शिकार हो जाते हैं तो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस ही जब ठगी का शिकार हो जाए। आपको तो पता था कि कहीं ना कहीं मुझे जो ये साइबर ठग हैं अपने जाल में फांसने वाले हैं। किस तरीके से आपने उनको अपने शिकंजे में लाने की कोशिश की? नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आम लोग जब ठगी का शिकार हो जाते हैं तो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस ही जब ठगी का शिकार हो जाए तो कहते हैं ना कि सतर्कता ही सबसे बड़ी समझदारी है। एक कुछ ऐसा ही वाकया जनपद रुद्रप्रयाग में आया है। रुद्रप्रयाग जनपद के पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे साहब इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। सुनते हैं वो पूरी कहानी, आखिर है क्या इसमें। सर, एक बड़ा ही कहूँ मैं एक कहानी सुनने को मिल रही है कि आम लोग किस तरीके से ठगों का शिकार हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, इन तमाम प्लेटफॉर्मों पे। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम आपके साथ भी हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? ये बेसिकली जनवरी के पहले हफ्ते में हमारे जो ऑफिशियल नंबर रहते हैं वो ऑनलाइन रहते हैं, सबको एक्सेसिबल रहते हैं, होने भी चाहिए। वही जो सीयूजी नंबर हमें जो ऑफिशियल नंबर बोलते हैं उस पे किसी साइबर ठग ने अपने आप को डीजीपी उत्तराखंड बना बोलते हुए कुछ मैसेज भेजे, हाल चाल पूछा और कुछ पैसों की डिमांड की अपनी अर्जेंसी और मीटिंग में व्यस्तता बताते हुए। चूंकि इस तरीके के मामले हमारे संज्ञान में होते हैं कि इस तरीके की घटनाएं बहुत बार होती है, किसी जिलाधिकारी का हो या किसी अन्य अधिकारी का अधीनस्थों को उसके व्हाट्सएप फोन का वो देते हुए या उनका डीपी जो है वो यूज करते हुए मैसेज चले जाते हैं। तो चूंकि ये मामला हमसे संबंधित था, हमें लगभग हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है उसका मोड पता होता है, तो ये हमें जैसे ही मैसेज आए तो पता चला। पर चूंकि उसमें डिमांड की गई थी और अपने आप को कोई अन्य व्यक्ति बोला गया था, तो ये आईटी एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध है और इसी को हमने हवाला करते हुए इसमें एफआईआर दर्ज की। और चूंकि इनके हौसले की मतलब वो माननी पड़ेगी कि आप जो पर्टिकुलर अथॉरिटी उनके लिए बनी हुई है उसी का एक प्रिटेंड देके इतने हौसले बुलंद थे। तो उसी के कारण हमने एक बहुत मजबूत टीम जनपद स्तर पर बनाई, जिसमें साइबर इंस्पेक्टर जो थे हमारे राकेश कुमार, वो खुद ही उन्होंने नेतृत्व किया और पिछले 1 महीने से राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने छापेमारी की। इसमें फॉरेंसिक मोबाइल फॉरेंसिक का यूज हुआ, देन एआई का भी यूज हुआ और हमने लगभग 6 लोगों का गिरोह इसमें आइडेंटिफाई किया था, जिसमें से 4 लोगों को सक्सेसफुली गिरफ्तार किया है। उन लोगों से हमने 5 एविडेंस के तौर पे 5 मोबाइल फोन, कुछ सिम कार्ड, चूंकि बैंक अकाउंट्स भी इन्वॉल्व थे, उस सब का एक एविडेंस कलेक्ट करते हुए ट्रांजिट रिमांड पर हम उनको रुद्रप्रयाग तक ले आए। सर, क्योंकि मामला बड़ा है और काफ़ी तत्परता रुद्रप्रयाग पुलिस के द्वारा इसमें दिखाई गई है और आखिरकार जो ठग थे वो पुलिस के शिकंजे में आए, क्योंकि आम लोग इस तरीके की ठगी का शिकार होते हैं। किस तरीके से ये पूरा जाल बुना गया था ठगों के द्वारा, ताकि आप उनके झांसे में आ जाएं? थोड़ा विस्तार से बताएंगे ताकि जो आम लोग हैं वो समझ सकें कि इस तरीके से ठगी हो रही है। इसमें जो बेसिकली एसओपी होती है, मैं आपके माध्यम से भी सारी जनता को बताना चाहूंगा कि आपका कोई नॉन पर्सन है जिसके इन्फ्लुएंस में आप आ सकते हैं, चाहे आपका उच्च अधिकारी हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, उनका एक जो उनका एग्जिस्टिंग व्हाट्सएप डीपी है उसी को यूज किया जाता है, चाहे वो फेसबुक का फोटो हो, इंस्टाग्राम का फोटो हो, वो एक मोबाइल नंबर पे लगाया जाता है और आपको आपके बारे में एक पूछताछ की जाती है। पूछताछ के पश्चात उसमें एक अर्जेंसी दिखाई जाती है कि मैं कहीं हड़बड़ी में हूँ, कहीं फंसा हूँ, मतलब उस तरीके का। कभी-कभी अगर आपके बच्चे के लिए, आपके कहीं अधीनस्थों के लिए अगर ये कहानी बनाते हैं तो इसमें बहुत बार डिजिटल अरेस्ट का केस हो जाता है कि आपका बेटा हमारे पास है और या पुलिस के पास है, सीबीआई के पास है, और इसमें एक अर्जेंसी दिखाते हुए तुरंत आपको कुछ पैसे की डिमांड की जाती है, या तो अकाउंट भेजा जाता है या तो अमेज़न या किसी अन्य जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं उनकी एक पेमेंट लिंक दी जाती है, ताकि उसमें कहीं न कहीं से आपको पैसा आपसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। और आप भी हड़बड़ी में ये चीज़ कर देते हैं और फिर बाद में पता चलता है ये
कहीं ना कहीं फ्रॉड है। अच्छा सर, आपके साथ जब ये घटनाक्रम हुआ तो आपने किस तरीके से इसे रिएक्ट किया? क्योंकि आपको तो पता था कि कहीं न कहीं मुझे जो ये साइबर ठग हैं, अपने जाल में फाँसने वाले हैं। किस तरीके से आपने उनको अपने शिकंजे में लाने की कोशिश की? इसमें बेसिकली एकदम ही उच्च अधिकारी की तरफ से मुझे ये मैसेज आया था, तो आप एकदम से इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप इतना पॉजिटिवली उनको रिप्लाई करते, पर आपका जो ऑथराइज़ चैनल है उसके माध्यम से आप जो आपके पास मोबाइल नंबर है उससे मिलान करते हो। आप उच्च अधिकारी का जो ऑफ़िस है उनसे भी मैंने पूछताछ की कि क्या ये नंबर सर का ही है। तो जब ये रिप्लाई नेगेटिव आए, तो हमने फिर इसमें उनके अनुमति से एक जो होते हैं साइबर ठगों को ट्रैप करने के लिए कुछ मैसेजेस हमारी तरफ से भेजे गए कि उस तरीके से, ताकि हम उनसे उनकी एसओपी जानते हुए और सारे एविडेंस लें जिसकी तरफ से हम उनको गिरफ्तार कर पाएँ। अक्सर तो देखा अगर जी। मैं आम लोगों की बात कहूँ, तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने तुरंत ये पुलिस को सूचना देनी चाहिए और उसके बाद की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। उसके लिए हमारा ऑनलाइन पोर्टल 1930 भी है। आप 112 पे भी ये सूचना दे सकते हैं और आप संबंधित थाना चौकी में भी इसके बारे में सूचना दे सकते हैं। सर, अक्सर देखा जाता है जो इस तरीके के साइबर ठग हैं, ये तरह-तरह के मोबाइल यूज़ करते हैं, पुलिस को भी बड़ी दिक्कतें होती हैं और वास्तव में रुद्रप्रयाग पुलिस इस बात के लिए सराही ज़रूर जाएगी कि इतने बड़े एक गैंग को, एक ठगों के समूह को आप लोगों ने ट्रेस किया है, पकड़ा है क्योंकि इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। फिर किस तरीके से ये दबिशें दी गई क्योंकि बाहर ये लोग रहते हैं, प्रदेश से बाहर के लोग ये हैं? बिल्कुल ये साइबर केसेस को क्रैक करना बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि मुश्किल है। जैसे इस केस में भी जो व्हाट्सएप नंबर यूज़ किया गया, वो किसी निर्दोष व्यक्ति का व्हाट्सएप 2 दिन के लिए हैक किया गया और उसको यूज़ किया गया। तो आपके माध्यम से मैं एक ये भी कहना चाहूँ, बहुत बार लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ वेबसाइट हो या शॉपिंग वेबसाइट्स होती है, बहुत बार पॉर्न वेबसाइट्स भी होती है, उनको एक्सेस करते हैं और उनको एक्सेस करने के कारण या उनके साथ व्हाट्सएप चैट करने के कारण कुछ-कुछ एपीके फाइल्स आपके मोबाइल फ़ोन में सेव होती है। जैसे इस केस में भी हुआ था। एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो महाराष्ट्र के थाने में बैठा है, वो वेस्ट बंगाल से है। उस व्यक्ति द्वारा कुछ वेबसाइट्स एक्सेस की गई, जिसके कारण एक एपीके फाइल उनके मोबाइल फ़ोन में सेव हुई और उस मोबाइल फ़ोन का कंट्रोल या व्हाट्सएप का कंट्रोल इस गिरोह द्वारा पाया गया। ये आम तौर पे बाकी भी जो हमारे जनपद में साइबर केसेस है, उसमें भी ये देखा जा रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर एक्सेस को या आपके बच्चे द्वारा जो पढ़ाई कर रहा है, कुछ देर के लिए आपके पास मोबाइल या गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म एक्सेस कर रहा है, उससे कुछ बग्स आपके मोबाइल में सेव हो रहे हैं और आपका फ़ोन का कंट्रोल किसी और के पास जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन आप तक आके पहुँच रही है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी अनऑथराइज़्ड वेबसाइट हो या ऐप हो, उससे बचना चाहिए, वेबसाइट क्लिक नहीं करनी चाहिए और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद बहुत बार होता है कि हमारा फ़ोन में डेटा ही इतना हो जाता है कि हम उसको आलस करते हैं, बट एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है कि आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आपने उसको बैकअप लेते हुए फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना चाहिए, ताकि जितने भी बग्स उसमें है, वो सारे वायरसेस है, वो सारे उसमें से निकल जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है और ये साइबर सुरक्षा की दृष्टि से ये ज़रूर फ़ॉलो करनी सर, चाहिए। इतनी हाईटेक ठगी होने के बावजूद भी किस तरीके से अब ये लोग आपके शिकंजे में आए? कितनी टीमें आपने गठित की थी? कहाँ से इनको दबोचा है? बेसिकली टीम जो लीड कर रही थी हमारे साइबर प्रभारी द्वारा की जा रही थी। इनके सहयोगार्था हमने एक सब इंस्पेक्टर और बाकी कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स दिए हुए थे। बेसिकली 2 मतलब राजस्थान और ठाणे एरिया में इन्होंने विजिट्स किया। गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में इन्होंने दबिशें दी और 6 लोगों ने 2 टीमें अपने आप में बनाई थी और 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया और जैसे ही गिरफ्तार हुआ उनकी ट्रांजिट रिमांड ली गई। कुछ चीज़ें इसमें पुलिस टैक्टिक्स को लेके भी है जो हम आपको नहीं बता सकते और फिर एक बैकअप हमने यहाँ से प्रोवाइड करते हुए उनको ट्रांजिट करके यहाँ पे लाया। इसके बाद भी ये इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी। इनकी पुलिस कस्टडी, इनका इंट्रोगेशन मेरे स्वयं द्वारा भी लिया गया और इनकी पुलिस कस्टडी लेते हुए इसमें और भी हम गहनता से छानबीन करेंगे। सर, क्या पूछताछ के दौरान इनकी जो पुराने रिकॉर्ड्स होंगे, क्या कहीं बड़ी ठगी के इस तरीके के कुछ मिले हैं साक्ष्य? बिल्कुल मिले। पूछताछ के दौरान हमारे इनके व्हाट्सएप मोबाइल से भी कुछ-कुछ एविडेंसेस मिले कि ये किस अन्य गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। साथ ही इनके आधार, पैन और बाकी बैंक अकाउंट्स को भी हमारे द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लेटफ़ॉर्म्स है जो आई4सी इंस्टीट्यूट्स ने दिए हुए, उसपे भी हम इनको इनका सारा डेटा ओपन करेंगे, ताकि देश भर की जितनी भी पुलिस एजेंसीज़ और एफआईआर
जिनमें इनके रिसोर्सेस यूज हुए हैं, उनको पता लग सके और इनकी गिरफ्तारी उन अपराधों में भी ली जा सके। तो आप थे हमारे साथ रुद्रप्रयाग जनपद के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे साहब, जिन्होंने कि अपनी सूझबूझ के साथ एक ऐसे साइबर ठग गिरोह को दबोचा है, जो कि अक्सर आप लोगों के मोबाइल पे इस तरीके के व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, कभी डराने के, कभी धमकाने के। तो आप लोग भी सचेत रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि सचेत और सावधान रहेंगे, जितनी जल्दी आप अपने साथ होने वाली किसी भी आपराधिक घटनाक्रम को पुलिस तक पहुंचाएंगे, उतनी जल्दी पुलिस आपके बीच होगी और उतनी ही जल्दी आपका जो इस तरीके का मैटर है ठगी संबंधी, उसको पुलिस सॉर्ट आउट कर पाएगी।